हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटर थ्योरी। माय नेम इज़ प्रवेश और ये आधुनिक भारत की क्लास है। और आज की क्लास का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, उसकी क्या सिचुएशन थी, क्या क्या रीजंस रहे थे, उन सारी की सारी चीज़ों को हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्लासी के युद्ध को। देखिए, सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और उससे पहले जो बंगाल का नवाब था उसका नाम था अलीवर्दी खान। सिराजुद्दौला नवाब बन तो जाता है, लेकिन उसके नवाब बनने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, जैसे कि उसकी चाची घसीटी बेगम, पूर्णिया के नवाब, उसका चचेरा भाई शौकत जंग। ये सारे के सारे लोग नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब बने। और एक कारण ये भी था कि सिराजुद्दौला बहुत अविवेकी था, मतलब बहुत जल्दी वो डिसीजन ले लेता था, समझता नहीं था। जिन स्थितियों को संभालने के लिए सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया था, वो उनको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा था। देखिए, बंगाल के नवाब के दरबार में एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें जगत सेठ, अमीर चंद, रायदुल्लभ, राजवल्लभ, मीर जाफ़र जैसे शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। अब इनके पास पैसा भी बहुत था और पावर भी बहुत थी, मतलब इनके पास सेना भी थी और पैसा भी था। तो इस हिसाब से ये इतना बड़ा ग्रुप था, इतना इतना शक्तिशाली ग्रुप था कि ये किसी को भी कभी भी हरा सकते थे या कभी भी सिचुएशन को पलट सकते थे। इसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला नवाब बन तो जाता है, लेकिन पूर्णिया के नवाब के साथ उसका कुछ डिस्प्यूट था। तो सिराजुद्दौला पूर्णिया के नवाब के विरुद्ध एक अभियान भेजता है और उसमें खुद भी जाता है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है तो वो दरबार से ही वापस आ जाता है और उससे पहले वो कलकत्ता पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। अब देखिए, बंगाल अलग है, कलकत्ता अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बंगाल की राजधानी आज कलकत्ता है, उस समय पे बंगाल की राजधानी कलकत्ता नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को तो जीत लिया, उसके बाद उसने सन 1756 में पूर्णिया के नवाब के विरुद्ध अभियान भेजा और मनिहारी के युद्ध में वो जीत गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पर तक तो सिचुएशन ठीक थी कि चीज़ें मैनेज हो रही थी, राज चल रहा था। लेकिन आगे ऐसी क्या सिचुएशन बनती है जिससे प्लासी की युद्ध की सिचुएशन आ जाती है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये आज का इंडिया है। अब ये जो पहला नंबर लिखा है यहाँ पे मैंने फर्स्ट, ये है प्लासी और यहीं पे ये युद्ध हुआ था। और इसके बाद जो दूसरी नंबर की जगह है वो है बक्सर। प्लासी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जगह बक्सर होती है, जिसे हम आगे समझेंगे। और ये है अवध, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लासी, बक्सर, इन दोनों जगहों को हमने देख लिया है। अब देखिए होता क्या है, एक मुगल सम्राट था जिसका नाम था फर्रुखसियार, और वो सन 1713 से लेकर सन 1719 तक मुगल सत्ता को संभालता है। एक बार उसको एक घाव लग जाता है जो बहुत जानलेवा होता है और उसके द्वारा उसको एक बीमारी लग जाती है। कई सारे वैद्य आते हैं पर उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी से एक डॉक्टर आता है जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, और एक्चुअल में एक सर्जन होता है। तो वो क्या करता है, फर्रुखसियार की उस घाव का इलाज कर देता है और उसकी बीमारी को ठीक कर देता है। अब फर्रुखसियार की बीमारी ठीक हो गई तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद फर्रुखसियार ब्रिटिश कंपनी को एक अधिकार देता है जिसका नाम दस्तक था। देखिए, दस्तक क्या होता था, दस्तक एक तरह का परमिट होता था जिसमें कंपनी को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब अगर कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सामान पहुंचाना है, जिन रास्तों से होकर उसको टोल टैक्स देना पड़ता था वो सारा का सारा उसे माफ़ हो जाता था, या एक तरह से कहें तो पूरी की पूरी ड्यूटी उसको माफ़ थी। तो ब्रिटिश कंपनी के पास एक बहुत बड़ी पावर आ गई थी, वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी बिना टोल दिए भेज सकते थे, यहाँ तक कि विदेशों में भी वो अपने सामान को बिना टोल दिए भेज सकते थे। अब दस्तक का अधिकार तो मिल गया, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे वो इतने ईमानदार नहीं थे। वो क्या करते थे, इसका मिसयूज़ करने लगे। उन्होंने क्या करा, और दूसरी कंपनियों से या दूसरे लोगों से पैसा लिया और उनको जो दस्तक की मोहर मिली हुई थी या जो परमिट मिला हुआ था उसे उसका यूज़ करके दूसरे का सामान भी एक जगह से दूसरी जगह भिजवा देते थे और उसके बदले में जो पैसा मिलता था वो अपने पास रख लेते थे। इस तरह से सूबे के बहुत बड़े राजस्व का एक तरह से नुकसान हो रहा था। इसके साथ वो कई बार और जो व्यापारी होते थे उनको भी अपना दस्तक बेच दिया करते थे। शुरुआत में जब मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बनता है, उसके बाद आगे अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है,
तो इन दोनों ने क्या करा कि फर्रुखसियार के सम्मान में इन चीज़ों को अनदेखा कर दिया। तो उन्होंने सोचा हमारे साम्राज्य के नाम पे उनको एक परमिट मिला हुआ है, तो उनके मान सम्मान को रखने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को अनदेखा करा और ब्रिटिश जो कर रहे थे उन्हें करने दिया। लेकिन आगे क्या होता है, जब सिराजुद्दौला नवाब बन जाता है, उसे ये बात पता चलती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हाँ, दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था और सिराजुद्दौला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा क्या होता है, जो अंग्रेज़ थे वो सिराज की आंतरिक जो कमजोरियाँ हुआ करती उनका भी वो फ़ायदा उठाते थे। जैसे कि किसी के दरबार में सिराज के जो विरोधी हैं उनके साथ मिल करके अंग्रेज़ कभी कोई ऐसा काम कर लेते जिससे सिराज के लिए मुश्किलें बढ़ जाती थी। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने क्या करा, आगे कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। अब कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने जीता हुआ था और उसके बाद जो एक शक्तिशाली ग्रुप हुआ करता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, उसमें एक था राजवल्लभ। तो उसके बेटे को भी अंग्रेज़ों ने अपने किले में शरण दे दी और उसका नाम था कृष्णदास। देखिए, अब यहाँ पे अंग्रेज़ सिराजुद्दौला के इंटरनल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, उसका किसी तरह से नुकसान करना चाह रहे थे और अपने फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी और साथ में राजवल्लभ के बेटे को भी अपने किले में शरण दे दी और दस्तक का दुरुपयोग को पहले से ही करते आ रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके सिराजुद्दौला बहुत भड़क जाता है और वो क्या करता है, आगे ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों को आदेश देता है कि अपने अपने किले को भंग करें और नहीं तो मैं आगे आक्रमण कर दूंगा। इसके बाद चंद्रनगर में फ्रांसीसी अपने किले को भंग कर लेते हैं, लेकिन ब्रिटिश फोर्ट विलियम यानी कि अपने किले को भंग करने से मना कर देते हैं। इसके बाद नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान भेज देता है, आक्रमण कर देता है और 20 जून सन 1756 को कासिम बाजार पर कब्जा करता है और उसके बाद फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लेता है। उसके बाद अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं। उसके बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटरसन के नेतृत्व में अंग्रेजों के लिए एक सेना आती है और वो जनवरी 1757 में फिर से कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए आगे क्या होता है, सिराजुद्दौला बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता था, तो ये उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी रही थी, उसे शासन करने की और कूटनीति की ठीक से समझ नहीं थी। तो वो क्या करता है, आगे अंग्रेज़ों से फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि कर लेता है और कंपनी को सारे के सारे अधिकार वापस कर देता है। लेकिन कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा लगता था कि भविष्य में कोई भी नवाब हमारे लिए ऐसी कोई मुसीबत खड़ी ना करे, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि अगर हमारा ही कोई आदमी नवाब के पद में बैठ जाए, हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और हम अपने हिसाब से पूरे बंगाल को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सिराजुद्दौला के जो दरबार में जो सबसे शक्तिशाली ग्रुप हुआ करता था, जिसमें मीर बख्शी, मीर जाफ़र, रायदुल्लभ, कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी माणिक चंद, बैंकर जगत सेठ जिनका नाम फतेहजंग था और बंगाल के व्यापारी उमीचंद, इन सबको अपने पक्ष में कर लेता है और इससे नवाब की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया बैंकर जगत सेठ। देखिए जगत सेठ कोई नाम नहीं होता था, जगत सेठ एक उपाधि थी। देखिए बैंकर के पास बहुत सारा पैसा है और मीर जाफ़र के पास बहुत बड़ी सेना है, तो इन लोगों के पास मिल करके पैसा और सेना की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सीधे सीधे अब अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, नवाब आगे कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और ये युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा जाता है। लेकिन ये युद्ध नहीं होता है, ये एक तरह से फिक्सिंग होती है जिसका परिणाम पहले ही निश्चित हो चुका होता है। सिराजुद्दौला 50,000 सैनिकों के साथ मैदान में उतरता है और अंग्रेज 3200 सैनिकों के साथ मैदान में उतरते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला का सेनापति जिसका नाम मीर जाफ़र था, वो अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को युद्ध में भाग लेने ही नहीं देता है और किसी तरह से अपनी सेना को वहाँ पे रोक लेता है। सिराजुद्दौला को इस बात का पता चल जाता है और वो उसी समय प्लासी के युद्ध से भाग जाता है। भागने के बाद वो मुर्शिदाबाद जाता है और वहाँ से वो पटना जाता है। आगे मीर जाफ़र का बेटा उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से अंग्रेजों का पूरा प्लान, पूरा का पूरा षड्यंत्र सफल हो जाता है। इसके बाद मीर जाफ़र जो उस समय पे सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेज मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं। लेकिन यहीं से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। इसके बाद इस वॉर का क्या कंक्लूजन निकला उसे समझते हैं। जो ब्रिटिश कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी से राजा निर्माता बन जाती है। मतलब आने वाले समय में जितने भी नवाब होते हैं उन सबको ब्रिटिश कंपनी ही बनाती है। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी को बहुत बड़ी रकम मिलती है जिसे कंपनी
अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगने की जागीर मिलती है और बहुत सारी रकम भी मिलती है। बंगाल में ब्रिटिश कंपनी की स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपनी और प्रतिद्वंदी कंपनी को वहाँ से बाहर कर देती है। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल के दस्तकारों पर बहुत कठोर नियंत्रण स्थापित कर लेती है और बहुत ही कम कीमत में उनसे उनका उत्पाद लेने लगती है। मतलब उस उत्पाद की जो मार्केट वैल्यू हुआ करती थी उससे बहुत कम उनको देती थी और उनका वो उत्पाद ले लेती थी। अब यहाँ से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाती है। इसकी अगली वीडियो में हम बक्सर के युद्ध को समझेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।